नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली हमने पढ़ा था चैप्टर 1, उसका एक्सरसाइज वर्क हमने नहीं किया। मैं एज्यूम करती हूँ कि डिटेल में पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है। अदरवाइज यू कैन कमेंट अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो हम शुरू करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of the nation states. देखो, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है कैसे आई थी, अलग अलग देश कैसे फॉर्म हुए थे, उसी तरह से it also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. देखो क्या था कि जो ये नेशनलिज्म या देश हित की भावना या राष्ट्रवाद की जो भावना थी, इसमें क्या है कि लोगों की जो समझ है उसमें बदलाव आना, वो कौन है उसके बारे में उनका सोचना, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश की। बिलोंगिंगनेस यानी कि हम एक ही पास्ट के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पूर्वज हो, चाहे वो हमारी धरती हो, चाहे किसी भी तरह से। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज्ड new links and redefined the boundaries of the communities. क्या किया गया? नए सिंबल्स लाए गए। जैसे किसी देश में हमने देखा ना, यूरोप में क्या था, वो झंडे लेते थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा हमने, अलग अलग तरह के वहाँ पे सिंबल देखे। इसी तरह से भारत में भी अलग अलग सिंबल्स लेकर के लोगों ने पहचान को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया देश की। ठीक है, तो गाने वगैरह जैसे अलग अलग सॉन्ग्स गाए गए, जिसमें आप देखोगे देशभक्ति के जो भी सॉन्ग्स होते हैं उन्हें हम इसी कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? बहुत सारे देशों में क्या हुआ था कि देश को इन्हें यानी राष्ट्रवाद की भावना को आने के लिए और ये अपने आप की पहचान बनाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा लोगों को। बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा ये। तो ये सब कॉन्शियसनेस, ये जो जागरूकता है वो देश में, हमारे देश में कैसे आई, इसके बारे में देखें। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. देखो, इंडिया में और बहुत सारे, जैसे कि वियतनाम और दूसरी कॉलोनीज जो भी थी ब्रिटिशर्स के अंडर, वहाँ पे नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो किसके साथ कनेक्टेड थी? उसका संबंध डायरेक्टली था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ, क्योंकि कॉलोनीज के अगेंस्ट सब लोग बोल रहे थे। सब लोगों का जो भावनाएं थी वो कॉलोनीज के अगेंस्ट हो चुकी थी, क्योंकि उनके एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि शोषण की जो नीति थी उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस of their struggle with colonialism. अब देखो, लोगों ने पहले तो colonialism क्या है? colonialism देखो, कॉलोनी बनाना, कहीं पे जाके सेटल होना और अपने हिसाब से वहाँ कार्य करना, यानी कि कोई फॉरेनर आके किसी दूसरी जगह पे रहना शुरू कर दे। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, यहाँ ये लोग रहने लग पड़े। ठीक है, उसके बाद colonialism का कॉन्सेप्ट इसमें ये कहता है कि जब कोई देश या कोई भी फॉरेनर किसी दूसरी जगह पर जाकर के वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे, लोगों को एक्सप्लॉइट करे, अपने तरीके से रूल्स इम्प्लीमेंट करे, तो उसे क्या कह सकते हैं हम? कॉलोनियलिज्म। तो क्या था कि जो अब ये सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड जब लोगों के दिमाग में आता है कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमें दबाया और कुचला जा रहा है, जबरदस्ती हमसे वो कार्य करवाए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए शायद अच्छे नहीं है। तो ऐसे में क्या है, लोगों को कॉमन उनका जो ग्रीवांस है, जो उनकी परेशानी है वो कॉमन है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने एकजुट होना शुरू कर दिया, उनमें एकता आना शुरू हो गए। ठीक है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द colonialism differently. Their experiences were varied and their notion of the freedom were not always the same. देखो, डिफरेंस ये था कि हर एक क्लास, जैसे हो गया रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, तो इनमें से हर एक का जो दुख था उसके अलग अलग रूप थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो फ्रीडम, आज़ादी उन्हें किस तरह से चाहिए थी वो भी अलग अलग हो रहा था। मिडिल क्लास की परेशानी कुछ अलग थी, लोअर की अलग थी और अपर की अलग थी, तो उनकी आज़ादी के मायने अलग अलग थे। द कांग्रेस
under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. देखिए, जब कांग्रेस हमारी जो पार्टी उस समय काम कर रही थी, महात्मा गांधी जी के अंदर उन्होंने क्या किया, इन सारे ग्रुप्स को क्या करने की कोशिश करी, इकट्ठा करने की कोशिश करी, इनकी जो नीतियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। नहीं हो सकती थी, क्योंकि देखो विचारों में जब मतभेद होता है तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decades of the 20th century. In this chapter, you will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement. देखो आपने पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा ना, पिछली क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में, जैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट, अलग अलग ट्राइबल रिवोल्ट, ये सब पढ़े थे ना। तो ये सब क्या कहते हैं, ये तो हमारे नेशनलिज्म की ग्रोथ का ही हिस्सा है ना। तो पुराना जो हमने पढ़ा उसके आगे का आज हम इस चैप्टर में शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पढ़ना क्या है, 1920 ऑनवर्ड्स जो है समय, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसको पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया और कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म की एक पिक्चर क्रिएट होती है नेशनलिज्म की। अब हमने देखना है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, इसी दौर में जो है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी इमरजेंस होता है। तो देखते हैं कैसे, क्या कनेक्शन है इनका। इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग द न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। हम देखते हैं कि 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट था अलग अलग नए नए एरियाज में स्प्रेड होने लगा, बहुत सारे नए नए सोशल ग्रुप्स इसके अंदर जुड़ने लगे और बहुत अलग अलग तरीके जो थे संघर्ष के सामने आने लगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, कैसे समझेंगे हम इन डेवलपमेंट्स को, कैसे समझते हैं। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, उनका क्या प्रभाव था, ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल The war created a new economic and the political situation. सबसे पहले तो ये था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसने एक बहुत ही नए तरीके से आर्थिक और जो राजनीतिक सिस्टम को बदल के रख दिया था, बहुत बदलाव हुआ इसकी वजह से। It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes, customs duties were raised and income tax introduced. देखिए जब वॉर होती है, युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है, डिफेंस यानी कि सुरक्षा जो कर्मी हैं उनके ऊपर खर्चा बढ़ गया। और ये जो खर्चा था वो कहाँ से कंप्लीट किया जा रहा था, वॉर लोन दिए जा रहे थे। इस कैसे कंप्लीट, लोन कहाँ से हो रहे थे, ये सब ये पहले टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और बहुत सारे इनकम टैक्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए, लाए गए। यानी कि थ्रू द वॉर ईयर्स prices increased, doubling between 1913 and 1918. जो युद्ध का समय था उस समय देखा गया कि बहुत सारे जो प्राइसेस थे, अगर कोई 1 रुपए की चीज है तो उसका प्राइस 2 रुपए हो गया। ठीक है, अगर 100 की है तो 200 रुपया हो गया। ठीक है, इस तरह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे चीजों के। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. देखो क्या होता है कि जो गांव के लोग थे ना, उन्हें सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए कहा जाता था और जबरदस्ती करके रिक्रूट किया जाता था लोगों को। गांव के लोगों से कहा जाता था कि आर्मी में उन्हें लेना है या उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है लोगों का गुस्सा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जबरदस्ती जब किसी के साथ भी हम करते हैं तो फिर क्या हुआ, फिर वो तो गुस्सा होगा ना। Then in 1918 and 19 and 1920-21 crops failed in many parts of India. और उसी समय एक और भूचाल आया, मतलब उसी समय एक और परेशानी जो सामने आती है वो क्या थी, क्रॉप्स जो फेल हो गई है ना, खराब हो गई फसलें भारत में।
रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब इसकी वजह से क्या हो गया, खाने की पूर्ति नहीं होने लगी। दिस वॉज accompanied बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके साथ एक और एडिशन ये होता है कि एक महामारी भी फैल जाती है, ठीक है। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. तो जो सेंसस यानी कि जनगणना जो 1921 में हुई उसके हिसाब से कहा जाता है तब कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। किसकी वजह से, अकाल की वजह से और महामारी की वजह से। तो इतने लोग कम हो गए। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को ऐसा था, आशा थी उनके मन में कि युद्ध होने के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. उस समय एक नए नेता का राजनीति में आगमन होता है, नए नेता आते हैं और उन्होंने एक नया तरीका संघर्ष करने का लोगों को समझाया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये कौन सा विचार है, सत्याग्रह का विचार क्या होता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। गांधी जी कब आते हैं इंडिया में, जनवरी 1915 में। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटते हैं और वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। वहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से संघर्ष किया था ब्लैक एंड व्हाइट के डिफरेंसेस को मिटाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉल्स थ्रस्ट। 6 नवंबर 1913 का समय है जब गांधी जी के साथ ये लोग मार्च कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं, महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यूकैसल टू ट्रांसवाल when the marchers were stopped and गांधी जी arrested। गांधी जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। लोगों को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, काम जो वर्कर्स हैं उनको न्यू कैसल जगह से ट्रांसवाल की तरफ लेके जा रहे हैं। और ऐसे में जो लोग थे उनके साथ उन्हें रोक दिया गया और गांधी जी को अरेस्ट किया गया। Thousands of more workers joined the सत्याग्रह against racist law that denied rights to non-whites। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे और जो वर्कर्स थे वो इकट्ठे हो गए इस सत्याग्रह में और इसके खिलाफ जो ये रेसिस्ट कानून थे यानी कि रंग भेद का जो कानून था उसको मानने से मना करते हुए वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब तो देखें, The racist regime that a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। देखो बेसिकली गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था किसके खिलाफ, जो ब्लैक एंड वाइट का भेदभाव था, रंग भेद की नीति थी, तो उसके खिलाफ विच ही उस मूवमेंट का नाम वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि सत्याग्रह है ये, है ना। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि रंग भेद की नीति होनी नहीं चाहिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जो सत्याग्रह का आइडिया था उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया, सच्चाई की ताकत पे जोर डालते हैं ये, और कहते हैं कि हमें किसकी सर्च करना चाहिए, सच्चाई का ही खोज करना चाहिए। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। देखो ये क्या सुझाव देता है, ये जो मूवमेंट है इसका सुझाव क्या है कि अगर इंसान सच्चा है, कारण उसका सच्चा है, उसका जो लड़ाई है नाइंसाफी के खिलाफ है, या फिर तब हमें क्या नहीं चाहिए होता है, फिजिकल फोर्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसी भी ऑपरेसर के अगेंस्ट जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे मारने की कोशिश नहीं करनी है, उस जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा करने की। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो जो सत्याग्रही लोग हैं उनका मानना क्या है कि एक सत्याग्रही अगर लड़ रहा है उसे जीतने के लिए क्या नहीं जरूरत है, उसे जरूरत ये नहीं है कि वो बदला ले या उसे गुस्सा करने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता है सत्याग्रही के साथ। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये हम कैसे कर सकते हैं, उनकी अंतरात्मा को जगा करके
कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो उसके लिए उनकी अंतरात्मा को जगाने से हम अपना काम कर सकते हैं। दिस कुड बी डन। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. जो लोग ऑपरेसर्स हैं, यानी जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाया जा सकता है, उन्हें मना करके उन्हें सच्चाई दिखाई जा सकती है, ना कि फोर्स को जबरदस्ती उनके ऊपर वायलेंस के साथ लागू कर का तरीका अपनाना चाहिए। कि मतलब हम किसी को मना सकते हैं, बात करके समझा के उसे बता सकते हैं, बल्कि ये जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती कि हम उनके ऊपर अत्याचार करें, उन्हें मारें या ऐसा लड़ाई झगड़ा करके अपने लिए न्याय खोजें। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. अगर संघर्ष का ये तरीका अपनाएं तो ऐसा 100% है कि जो सच्चाई है वो जीत ही जाएगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो गांधी जी का विश्वास ये था कि जो ये नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो रास्ता है, ये पूरे देशवासियों को यूनाइट कर सकता है। After arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। जैसे ही भारत में गांधी जी पहुंचते हैं, वो काफी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाए थे मूवमेंट्स अलग अलग हिस्सों में भारत के। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. तो 1916 में वो चंपारण में जाते हैं, जो बिहार में है। वहाँ पे जो किसान थे वो किसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। यानी उन्हें कहा जाता था कि इंडिगो और कैश क्रॉप उगाने के लिए कहा जाता था। ऐसे में क्या होता था कि जो सॉइल की एक तो फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो वहां पे दोबारा से अनाज नहीं उग सकता था, और दूसरी तरफ से इंडिगो उगाने से उन्हें पर्सनली कोई फायदा नहीं था। वो उन्हें खाने के लिए चीजों की शॉर्टेज पड़ जाती थी, तो उन्हें वहां पे सहायता करने के लिए गांधी जी चले जाते हैं। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 की बात है, उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कहाँ पे? खेदा में, जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी किसानों के सपोर्ट में ही उन्होंने ऐसा किया। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. देखो क्या हुआ था कि जो क्रॉप फेलियर हुए थे, यानी फसलें खराब हो चुकी थी, और वहां पे महामारी का जो प्रकोप था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि किसान वहां के इस काबिल नहीं थे कि वो रेवेन्यू यानी टैक्स वगैरह पे कर सके। तो वो डिमांड कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि उन्हें जो रेवेन्यू में है उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाए, या उनसे कम थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो फिर क्या होता है, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। तो 1918 में गांधी जी अहमदाबाद चले जाते हैं, वहां पे क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर से एक सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं, मगर किसके खिलाफ? जो अगेंस्ट जो कॉटन मिल वर्कर्स थे। किसके खिलाफ करते हैं वो? कॉटन मिल ओनर के खिलाफ। ठीक है, तो कर कौन रहा है? ये कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से उनकी सहायता के लिए वो वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सोर्स है ये, इसमें कहा महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. ऐसा कहा जाता है कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो किसका हथियार है? किसी कमजोर का। लेकिन जो इसकी ताकत है ना, वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है उसके साथ चल पाना। द पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। देखें, हम इसे पैसिव नहीं कह सकते, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका में वो एक्टिवली काम कर रहे थे। उसमें क्या था कि वो सिर्फ अपनी मांगे उनको समझा रहे थे, ना कि उन्हें कोई परेशानी दे रहे थे, ना उनके ऊपर कोई हमला कर रहे थे, ना उनका कोई नुकसान कर रहे थे, तो बल्कि उनकी अपनी डिमांड्स जो थी वो रखने की कोशिश कर रहे थे। सत्याग्रह is not physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction in the use of satyagraha. There is no ill will whatever.
सत्याग्रह फिजिकल फोर्स, सत्याग्रही जो होते हैं वो क्या नहीं करते, फिजिकल फोर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी किसी की मार पिटाई करना, किसी को जबरदस्ती डंडे से पीट करके बात मनवाना, ऐसा नहीं करते वो। बल्कि और ना ही किसी जो अत्याचार है करने वाला इंसान है उसके ऊपर किसी तरह का दर्द उसे देने की कोशिश करते हैं। किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी सत्याग्रही का मकसद नहीं होता है, बल्कि वो जब सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हैं उनके मन में कोई भी बुराई या द्वेष भाव उसके खिलाफ नहीं होता जो ऑपरेसर है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह जो सच्चाई पे चलने का जो मार्ग है, तो ये किसका है, एक बिल्कुल प्योर सोल आत्मा जो है, एक सच्ची आत्मा जो वही ये कर सकता है। ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, सच्चाई जो है क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है, हमारी आत्मा के साथ। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, इसीलिए इस फोर्स का नाम ही सत्याग्रह रखा गया। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज, it burns the flame of love, non-violence is the supreme dhamma। देखो सोल क्या है, उसमें ज्ञान भरा जाता है, ठीक है, और ये किसकी किसकी फ्लेम्स के साथ जलता है, इसमें प्यार की भावनाएं हैं और अहिंसा की भावनाएं हैं, जो सत्याग्रही की पहचान है, ठीक है। सुप्रीम पावर्स उसकी यही है कि प्यार है उसके मन में बहुत सारा, ऑपरेसर की भी गलती नहीं मानी जाती, बल्कि हालात की वजह से हो सकता है वो बुरा हो गया हो, ऐसा हम कह सकते हैं सत्याग्रह की नीति के हिसाब से। इन इट इज सर्टन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। ये तो सबको दिखता है ना कि अगर उस समय के दौर को हम देखें तो ब्रिटेन के साथ क्या इंडिया compete कर सकता था लड़ाई करते हुए, क्या हथियारों के साथ जीत सकता था इंडिया, बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। और साथ में जो यूरोप में जो कोई भी कॉलोनी, जो यूरोपियन कॉलोनियल देश था उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते थे वो लोग जो उनके गुलाम थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। The British worship the war god and they can all of them become, as they are becoming bearer of arms, the hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own। तो क्या है, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, युद्ध की। मतलब उन्हें कहा जाता है कि वो युद्ध के देवता की पूजा करते थे, और वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो आर्म्स अपनी अपनी जो आर्म्स थी यानी कि हथियार और भी बढ़ा रहे थे, उनके हथियार बढ़ते ही जा रहे थे। तो बहुत सारे जो मिलियन जो इंडियन थे वो आर्म्स कैरी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया था, अहिंसा को अपना धर्म बनाया था, ठीक है। अहिंसा के जरिए वो जीतना चाहते थे। देखिए अगर कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे, उसको कुछ बुरा बोल ही नहीं रहे, उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन कर ही नहीं रहे जिसे उसे लगे कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानियत या फिर इंसान होना तो सबको समझ में आता है ना। द रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये हिस्ट्री में। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। देखिए अलग अलग जगहों पे गांधी जी को जो सक्सेस मिली थी ना, तो 1919 में उन्होंने क्या किया था, एक पूरे देशव्यापी सत्याग्रह को आयोजन करने का फैसला लिया। किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्यों? This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। क्यों हुआ था ये सब? क्योंकि ये एक्ट जो था बहुत जल्दी में पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, काउंसिल से। जैसे हम देखते हैं ना आज के समय में लोकसभा राज्यसभा होता है, उस समय में क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, मतलब राजाओं के अंडर ही थी ना, तो इसीलिए इंपीरियल। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years। तो इसने गवर्नमेंट को खूब सारा पावर दे दिया था इस एक्ट ने, जिससे वो कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो थी उसे रोक सकते थे, और किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना किसी भी परमिट के, ठीक है। तो ऐसा 2 साल तक किया जा सकता था, किसी एक को कैद में डालने का प्रावधान था। महात्मा गांधी wanted non-violence, violent
civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि एक अहिंसा से भरा सिविल डिसोबीडियंस यानी कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट का सहयोग किसी भी तरीके से नहीं देंगे। इस अनजस्ट यानी कि इस जो हमारा अन्यायपूर्ण जो कानून है इसके खिलाफ। तो हड़ताल शुरू हो जाती है 6 अप्रैल से। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे रैलियां निकाली गई शहरों में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप्स, वर्कर जो थे स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं रेलवे वर्कशॉप्स में। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई। Alarmed by the popular upsurge, scared that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. देखो, जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ऐसा अब लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया था और लोगों ने दुकानें बंद कर दी, बहुत सारी रेलवेज वर्कशॉप वगैरह में वो लोग चले गए, ठीक है। तो इस सिचुएशन से जो जब अलार्म हुए वो लोग, मतलब उन्हें पता चला, अवगत हुए, तो वो डर गए थे कि कहीं कम्युनिकेशन और रेलवे वगैरह टेलीग्राफ वगैरह ये लाइन को भी खराब ना कर दिया जाए या इनमें इनको कोई रोक ना दे। तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट्स। तो उस समय ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन्होंने क्या कर दिया कि वो जो देशभक्त थे उनके ऊपर टूट पड़े। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो लोकल नेता थे उनको अमृतसर से पकड़ा गया। एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से मनाही कर दी गई, अब वो दिल्ली एंटर नहीं कर सकते थे। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल की बात है, अमृतसर ने एक बहुत ही शांत प्रोसेशन था, जुलूस था, वहां पे गोलीबारी करना शुरू कर दी। प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। तो बहुत सारी जगहों पे अटैक किए गए। अब मार्शियल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शियल जो लॉ था वो लगा दिया गया, यानी कि मिलिट्री रूल लगा दिया गया और जनरल डायर को कमांड दे दिया गया उसे संभालने का। On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend a fair gathered in the enclosed ground of the Jallianwala Bagh. 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड का इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ। तो उस दिन क्या होता है कि गांव से कुछ लोग आए थे अमृतसर में मेला अटेंड करने के लिए, और वो वहां पे जलियांवाला बाग में चले जाते हैं। Being from outside the city, they were unaware of the martial law that had been imposed. अब वो शहर के नहीं थे, इसलिए शहर में जो हो रहा था उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि मार्शियल लॉ जो है, मिलिट्री रूल जो है वो लगा दिया गया है। तो डायर एंटर द एरिया, डायर जनरल डायर जो है वो वहां पे चले जाते हैं। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जैसे मानो ये जलियांवाला बाग है तो इसका एक एग्जिट है, सिर्फ सिंगल एग्जिट है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, क्लोज कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। जो एंट्रेंस और एग्जिट था उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई जनरल डायर और उनके आदमियों के द्वारा। हिज ऑब्जेक्ट as he declared later was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of the terror and awe. तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि वो बाद में ये बताता है कि वो लोगों को डराना चाहता था, ना कि उन्हें मारना चाहता था। खुद को बचाने के लिए उसने कहा कि वो लोगों के मन में भय पैदा करना चाहता था। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. जैसे ही जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में लोगों को पता चला तो भीड़ लोगों की गलियों में इकट्ठा शुरू होने लगी पूरे उत्तर भारत में। There were strikes, clashes with the police and attacks on the government building. अब हड़तालें होना शुरू हो चुकी थी और आपस में झड़पें होना शुरू हो चुकी थी पुलिस के साथ लोगों की, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस जो थे, बिल्डिंग्स थे, वहां पे अटैक लोगों ने करना शुरू कर दिए थे। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज द पीपल। और इसके बदले में गवर्नमेंट ने कि कुछ ना कुछ तो करना ही था, उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से लोगों को दबाने कुचलने के लिए, उन्हें डराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। जो सत्याग्रही थे
उन्हें मजबूर किया गया कि अपनी नाक को वो जमीन पर रगड़ें, क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में वो रेंगे, एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, और सबको क्या करना है, सलाम करना है, जितने भी साहब लोग हैं, जितने भी उनके जो ब्रिटिश रूलर के लोग हैं, वो सबको क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement। तो इतना सब कुछ होते हुए जब देखा गया, लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया, और गुजरांवाला पंजाब में वहां पे लोगों को बुरी पिटाई की गई थी लोगों की, ऐसा, और उनके ऊपर बॉम्ब फेंके गए थे। ऐसा सब देखने के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया, सत्याग्रह को रोक दिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly in the cities and towns। हालांकि जो रॉलेट सत्याग्रह जो था वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था, बहुत बड़े लेवल पे फैला था, लेकिन फिर भी वो शहरों और कस्बों के आसपास ही सीमित था, क्योंकि गांव के लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो इस समय गांधी जी को एहसास होता है कि एक बड़ा मूवमेंट शुरू करने की आवश्यकता है, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि इतना बड़ा मूवमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हम हिंदू और मुस्लिम लोगों की एकता के बिना ये सब नहीं कर सकते, दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। One way of doing this, he felt, was to take up the खिलाफत issue। एक तरीका उन्हें समझ में आया कि खिलाफत का जो इशू है उसको उठाया जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें टर्की जो ऑटोमन रूल था वहां पे, उसका एंड हुआ था। एंड देयर वर rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। और अफवाहें ये फैल रही थी कि अगर पीस ट्रीटी होती है, यानी शांति संधि होती है, तो उसपे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, उसके ऊपर काफी ज्यादा बंदिशें डाली जाएंगी। किसके ऊपर? ऑटोमन राजा के ऊपर, जिसे इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक दुनिया है वहाँ, वो सब लोग क्या मानते हैं? हेड मानते हैं, खलीफा मानते हैं। टू डिफेंड द खलीफा To defend the Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919। तो ये खलीफा का जो पावर था उसे बचाने के लिए, यानी उसका सहयोग करने के लिए कि वो पावर में बना रहे, इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मुंबई में मार्च 1919 में। तो a young generation of Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue। जो नौजवान लीडर थे इस मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट के, जिनमें से दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ इस के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया कि कैसे लोगों को इस इशू के लिए इकट्ठा जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो बात ये है कि अगर कोई पूछे कि टर्की में अगर राजा को सजा मिल रही है, उसके ऊपर कोई बंदिशें लग रही हैं, उसके ऊपर रोक लग रही है, तो फिर इंडिया में लोगों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि वो तो बहुत दूर है। ऐसा था कि नॉमिनल हेड जो है वो अपने, जो जैसे किसी को हम अपना अपने से बड़ा मानते हैं तो उनकी बात हम मानते हैं, और उनको अपना हेड मान करके हम उनकी बात को सुन करके चलते हैं। तो मुस्लिम जितने भी दुनिया में थे, सब खलीफा की पावर्स को सबसे ऊपर रखते थे। इस वजह से इंडिया को भी प्रभाव देखने को मिला। टू डिफेंड द खलीफा, Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। तो जब वो लोग उनके पास जाते तो गांधी जी तो इसी चीज की तलाश में थे ना, कैसे मुस्लिम और हिंदूज को इकट्ठा कर लिया जाए और एकजुट करके एक मूवमेंट चलाया जाए, एक आंदोलन चलाया जाए। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो सितंबर 1920 की बात है, उन्होंने बहुत सारे जितने भी लीडर्स थे कैलकाटा के कांग्रेस सेशन में उन्हें मनाया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ने से क्या है,
जो है स्वराज के लिए हमें और भी स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, हम मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। वाई नॉन कॉपरेशन? अब नॉन कॉपरेशन क्यों हो रहा था? खिलाफत समझ में आ गया, नॉन कॉपरेशन की अभी तक पता नहीं है। In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. देखो, जो गांधी जी की बुक है ना, उन्होंने लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे भारत में आए क्योंकि भारतीय लोगों ने उन्हें आने दिया, और वो यहाँ पे रह सके क्योंकि भारतीय लोग उनका सहयोग करते हैं, इस वजह से। If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. अगर भारतीय लोग मना कर देंगे सहयोग करने से, तो भारत में ब्रिटिश रूल जो है खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, और भारत में जो है स्वराज स्थापित हो सकेगा। How could non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of the title that the government awarded and a boycott of civil services army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. Then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. तो जो नॉन कॉपरेशन है वो एक आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी ने प्रपोज किया कि मूवमेंट को कैसे करेंगे, हम स्टेजेस में करेंगे, पहले क्या होगा बाद में, उनका एक स्ट्रेटेजी बताया उन्होंने। वो शुरुआत कैसे होगी कि लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल्स को सरेंडर करेंगे। जैसे किसी को बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे वो लोग, ठीक है, अब जैसे ब्रिटिशर्स के अलग अलग टाइटल दिए जाना, या कोई किसी तरह का अवार्ड दिया जाना लोगों को जो अच्छी सर्विस करते थे इंडियन लोग, तो उनको ऐसा वो रिवॉर्ड करा करते थे, तो वो सब वो सरेंडर करना पहली स्टेज में उन्होंने कहा ऐसा करेंगे। और फिर क्या करेंगे, साथ में बायकॉट करेंगे। बायकॉट करना क्या होता है, त्याग देना किसी चीज को, है ना, मना कर देना किसी चीज के लिए। तो सिविल सर्विसेज को बायकॉट कर देंगे, नहीं छोड़ देंगे, आर्मी छोड़ देंगे, पुलिस भी छोड़ देंगे, और कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी छोड़ देंगे, स्कूल में बच्चे जाना छोड़ देंगे, और जो बाहर की जो चीजें हैं, ब्रिटिशर्स की चीजें हैं, उनको यूज करने से मना कर देना। ठीक है, ये था बायकॉट। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट क्या करती है, रिप्रेशन करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद। तो पूरे समर में जो गांधी जी हैं और शौकत अली हैं, वो टूर करते हैं लोगों से सपोर्ट पाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, बात करके उनसे सपोर्ट हासिल करने के लिए वो टूर करते हैं, घूमते हैं जगह जगह। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो इस प्रपोजल के बारे में काफी चिंतित थे, वो सोचते थे कि क्या होगा। They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. तो वो लोग इस चीज के खिलाफ थे, वो मना कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि बायकॉट करें किसको, इलेक्शन को जो 1920 में नवंबर में शेड्यूल कर रखे गए थे, जैसे आज के समय में हो रहे ना इलेक्शन, तो इसी तरह से इलेक्शन होते थे उस समय भी। तो जो उन्होंने कहा, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ऐसा चाहते थे कि भाई कांग्रेस में हमें क्या करना है, इलेक्शन तो लड़ना है हमें, हम बायकॉट नहीं कर सकते। एंड दे फेयर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उन्हें डर भी था लोगों को कि हो सकता है आंदोलन की वजह से कोई ना कोई हिंसा हो जाए। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. तो सितंबर और दिसंबर के महीनों में कांग्रेस के अंदर आपस में ही टसल चल रही थी, छुटपुट संघर्ष चल रहा था उनके बीच में। For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि जो लोग खिलाफत, जो लोग बायकॉट की फेवर में हैं और जो लोग बायकॉट के अगेंस्ट है, उनके बीच कोई समझौता होने के पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो अंत में कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में दिसंबर 1920 में, जहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है, उनका आपस में जो है अब तालमेल बैठ जाता है और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? अब मूवमेंट कैसे शुरू किया गया?
हु पार्टिसिपेटेड इन इट, किसने इसमें हिस्सा लिया था, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे उनके लिए नॉन कोऑपरेशन को के आइडिया अब सबके लिए तो एक जैसा नहीं था ना। लीडर लोग अलग तरीके से सोचेंगे, बिजनेस पर्सन अलग तरीके से सोचेगा, फार्मर अलग तरीके से सोचेगा, हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। तो कैसे उन लोगों ने एकजुटता बनाई होगी, इसके बारे में ये देखिए कैसे लोग इकट्ठे होके दिख रहे हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब ये था कि मूवमेंट तो ठीक है हो रहा था, नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोले थे, लेकिन वो क्या था, उनमें तो डिफरेंस था ना, मुद्दे सबके अलग थे। ठीक है, जो मुस्लिम थे उनका मुद्दा अलग था, उनका विषय अलग था, और जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले दूसरे नॉन मुस्लिम्स थे, वो सब लोगों का जो मोटिव था अलग था। The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement. तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है 1921 जनवरी में स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, हर एक का अपना ही कोई ना कोई एस्पिरेशन था, अपना ही कुछ ना कुछ मोटिव था। ठीक है, इस मूवमेंट में पार्ट लेने का। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. सब लोगों ने स्वराज को रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, लेकिन इस टर्म का मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग था। हर एक इंसान एक चीज को एक ही तरीके से नहीं देख रहा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं मूवमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन इसमें आंतरिक जो विभिन्नताएं थी, अलग अलग जो लोगों के मत थे, उस वजह से आगे हमें इसमें परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब जो ये आंदोलन है वो कस्बों में कैसे चलता है। The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of the students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned. The lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. तो मूवमेंट जो है कस्बों में कैसे चल रहा था हम देखते हैं। मूवमेंट की आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो मिडिल क्लास के लोगों का पार्टिसिपेशन से शुरू हो जाता है। मूवमेंट शहरों में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, हेडमास्टर और टीचर जो थे वो रिजाइन कर देते हैं। लॉयर लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दी। काउंसिल इलेक्शंस जो थे वो ज्यादातर प्रोविंस यानी उस समय जो स्टेट है ना उसे प्रोविंस कहा जाता था, तो वहां पे बाइकआउट हुए। एक्सेप्ट हम अगर एक एक्सेप्शनल केस लें तो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, तो उस पार्टी में जो पार्टिसिपेंट थे वो सब नॉन ब्राह्मण थे। हमें पता है कि हमारे यहाँ भारत में क्या है, अपर एंड लोअर कास्ट का हमें टसल रहा, उस समय भी था। तो इस वजह से उन्हें इंसाफ ना मिलने की वजह से वो लोग ये मानते थे कि उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कुछ पावर हासिल करने का, जो पहले ब्राह्मण लोगों के हाथ से अलग नहीं होती थी, यानी ब्राह्मण लोगों के हाथ में होती थी, वो पाना उनके लिए यही एक तरीका था, इसी के जरिए वो कर सकते थे इलेक्शन के थ्रू। द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो नॉन कोऑपरेशन था उसके इफेक्ट जो थे बहुत ड्रामेटिक थे, यानी एकदम से देखने को मिले। देखो अलग अलग फील्ड्स में जब लोग क्या हैं काम त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्फीयर जो है उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ना ही है, वो तो दिखेगा ही ना कहीं ना कहीं। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। जो बाहर से विदेशी चीजें लाई जाती थी उन्हें बायकॉट कर दिया गया, उन्हें यूज करने से मना कर दिया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड। लिकर शॉप्स जो थी उनके ऊपर धरने लगा दिए गए, बंद करवा दी गई। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बोनाफायर। खूब एक बहुत बड़ा ढेर बना बना करके जो बाहर के कपड़े थे उन्हें जला दिया गया। The import of the foreign clothes halved between 1921 and 1922. Its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. देखिए कि लोग जो थे अब ना बाहर की चीजें खरीद रहे थे, बल्कि जो थी उनको भी जला रहे थे। ठीक है, ऐसे में क्या हो गया कि 1921 और 22 के एक ही साल के भीतर जो है जो इंपोर्ट था कपड़ों का वो 102 करोड़ की बिजनेस से टूट करके 57 करोड़ तक पहुंच चुका था, नीचे गिर गया था।
तो आधा हो गया था लगभग। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो बहुत सारी जगहों पे जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो बाहर की चीज़ों का व्यापार नहीं करेंगे। एज द बाइकॉट मूवमेंट spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of the Indian textile mills and handlooms went up. तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया, लोगों ने बाहर की जितनी भी चीजें थी, कपड़े थे, वो सारे पहनना बंद कर दिया और उन्होंने डिमांड करना शुरू किया भारतीय कपड़ों की और वही पहनना शुरू कर दिया। जिससे क्या हो गया, जो भारत की अपनी जो कपड़े की मिल्स थी जो पहले काफी नीचे जा रही थी, उनको भी एक सपोर्ट मिला, उनमें भी एक बढ़ोतरी आई। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। लेकिन जो ये मूवमेंट था, ये शहरों में धीरे धीरे कम होता गया। बहुत सारे इसके कारण रहे। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स एंड poor people could not afford to buy it. तो जो खादी का कपड़ा था ना, भारतीय जो खादी कपड़ा था वो काफी ज्यादा महंगा था और जो प्रोडक्शन थी उसमें जो लोगों की अब खरीदारी थी, अब उन्होंने खादी से कपड़ा प्रोड्यूस किया तो वो महंगा था, इसीलिए लोगों को खरीदने में दिक्कत हो रही थी, इतना वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, है ना, बजट से बाहर जा रहा था लोगों के। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लोथ्स फॉर टू लॉन्ग। तो फिर ऐसे में वो मिल के कपड़ों को कैसे बहुत लंबे समय तक मना कर सकते थे या बायकॉट कर सकते थे, है ना, वो सस्ता पड़ रहा था ना उनको। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट अ प्रॉब्लम। और इसी तरह से जो बायकॉट किया गया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने शुरू हो गई। जैसे लॉयर्स ने, स्कूल गर्ल्स बॉयज़ ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एंड ऑल जितने भी थे, सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया था। तो इससे काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही थी। For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. तो अब मूवमेंट को अगर सक्सेसफुल करना है तो वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस लोगों ने छोड़े थे, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए था, स्कूल चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, लॉयर्स को क्या चाहिए थे, जुडिशियल एरियाज चाहिए थे, और जितने भी लोग जहाँ जहाँ बाइकआउट किए थे वो इंस्टीट्यूशन उन्हें चाहिए थे ताकि वो काम कर सकें। और जो लोगों को अल्टरनेट्स की ज़रूरत थी वो पूरी हो जाए। These were slow to come up. लेकिन ऐसा था कि अब ये तो नहीं था कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा और सारा ही स्ट्रक्चर इतने बड़े बड़े फॉर्म हो जाएंगे और सब कुछ प्लानिंग जो है एक दिन में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था ना। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो ऐसे में क्या हो गया, बहुत सारे टीचर्स जो थे, अध्यापक लोग जो थे और जो साथ में स्टूडेंट लोग थे, वो सब लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल को और ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और जो जितने लॉयर्स थे यानी वकील लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया दोबारा से। ठीक है। रेबिलियन इन द कंट्री साइड। अब जो विद्रोह था वो गांव में कैसा हुआ, कंट्री साइड माने गांव का एरिया जो है वहां पे, रूरल इंडिया। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals. अब शहरों से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ फैल जाता है, गांव में भी फैल जाता है। और जो है इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, किसान लोग आ जाते हैं और जो ट्राइबल लोग हैं यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो भी जुड़ जाते हैं, विच were developing in different parts of India in the years after the years. तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, संथाल, मुंडास और बहुत सारे रेबेलियन पढ़े थे। ये तो आदिवासी लोगों के ही रेबेलियन थे ना, विद्रोह थे किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी थी ब्रिटिशर्स की जिनके खिलाफ उन्हें विरोध करना पड़ता था। इन अवध द peasants were led by बाबा रामचंद्र, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अवध में क्या होता है, बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी हैं, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं क्योंकि पहले वो एक इंडेंचर्ड यानी बंधुआ मजदूर के रूप में फिजी में जा चुके थे, वहां काम कर चुके थे। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। तो ये मूवमेंट था किसके खिलाफ, इन लोगों ने मूवमेंट करना था तो इनके तो मुद्दे अलग थे ना, इनका
अलग एक स्पेयर था। तो ये किसके खिलाफ बोल रहे थे? ताल्लुकदार के लोगों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ। और उन्होंने उनके खिलाफ बोल क्यों रहे थे? क्योंकि उन लोगों ने काफी ज्यादा हाई रेंट और हाई टैक्सेस इनके ऊपर लगा के रखे हुए थे। Peasants had to do बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट। बेगार का मतलब क्या होता है? जिसमें जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता है बिना उन्हें पैसा दिए, बिना उनकी मजदूरी दिए। तो ऐसे में पीजेंट्स का जो है जीवन काफी मुश्किल हो चुका था, है ना। उनको ना खाने को मिलता था, अगर कृषि करते, वो खेती बाड़ी करते, तो वहां से भी उनका जो बनता था शेयर वो भी उन्हें प्रॉपरली दिया नहीं जाता था। तो ऐसे में उनका जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा था। As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. तो टेनेंट्स जो किसान होते थे ना, जिनके पास जमीन ना हो, उन्हें हम टेनेंट्स कहते हैं। तो उन्हें उन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती थी, उनकी कोई सुरक्षा का प्रबंध ही नहीं था कि कितनी देर वो काम करेंगे। कभी भी उनको निकाल दिया जाता था कि वो किसी अपनी जो जमीन उन्होंने किराए पे ली है उसके अपना अपना हक ना जमा लें, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पीजेंट्स का मूवमेंट था ना, उन्होंने रेवेन्यू में रिडक्शन डिमांड करा। वो कहते थे कि जितना आप टैक्स लगा रहे हो थोड़ा कम तो करो। एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। तो बेगार का भी वो कहते थे कि खत्म होना चाहिए, और साथ में जो लैंडलॉर्ड्स जो उन्हें दबाने या कुचलने की कोशिश करते हैं उनको भी बाइकआउट किया था उन्होंने। इन मेनी प्लेसेस नाई, धोबी, बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो बहुत सारी जगहों पे क्या हो गया, नाई धोबी, नाई कौन होता है? बाल काटने वाला बार्बर, और धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोते हैं। तो इन लोगों ने भी क्या किया था, बंद कर दिया था, यानी अपना काम बंद किया था। वो किसको क्या चाहते थे? पंचायत और जो बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको अपनी सेवाएं देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in अवध। जून 1920 का समय है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में आगे चल करके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, वो गांव में जाना शुरू हुए अवध के। टॉकिंग टू विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। वो गए क्यों थे वहां? लोगों के, गांव के लोगों से बात कर रहे थे, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेट अप, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others। तो अक्टूबर में अवध किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसको हेड कौन करते हैं, जिनके लीडर कौन बन जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथ में रामचंद्र जो एक सन्यासी हैं, वो भी मूवमेंट के लीडर बन जाते हैं। विद इन अ मंथ over 300 branches had been set up in the villages around the region। तो लगभग कितने समय के टाइम में? एक महीने के टाइम में 300 ब्रांचेस बना दी गई अलग अलग गांव में। किसकी? अवध किसान सभा की। So when the non-cooperation movement began the following years, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। तो इसके पीछे का मोटिव क्या था? वो ऐसा कर क्यों रहे थे कि जब भी मूवमेंट शुरू होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, तो क्या किया जाएगा कि जितने भी किसान हैं उन्हें संघर्ष का हिस्सा बना लिया जाएगा इसके थ्रू। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। हालांकि जो किसानों का जो आंदोलन था वो एक अलग तरीके से शुरू हुआ, जिससे कांग्रेस के लीडर खुश थे नहीं। As the movement spread in 1921, the houses of the talukdars and merchants were attacked. Bazaars were looted and grains hoards were taken over in many places. Local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked in sanction all action and aspirations। अब क्या होता है कि जो मूवमेंट 1921 में फैलता है जगह जगह पे, तो जो देखिए तालुकदार लोगों के घर थे, मर्चेंट लोगों के घर थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, उन्हें लूटा गया। फसलों के जो ढेर थे वहां से उठा के पीजेंट्स के द्वारा ले लिए गए, और बहुत सारी जगहों पे लोकल जो लीडर्स थे
उन्होंने ये कहा, लोकल लीडर्स ने ये कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है? तो जितना भी जो जो भी चीज़ें हैं वो किसके बीच में बाँटी जाएँगी, गरीबों के और किसानों के बीच में बाँट दी जाएँगी। तो गांधी जी का जो नाम था जगह-जगह पे एक इंस्पिरेशन के रूप में उनका नाम ले लेकर के लोगों को क्या है मोटिवेट किया गया मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए, और लोग बहुत ही जोश के साथ इस मूवमेंट का हिस्सा बनते गए। अब सोर्स में क्या कहा जाता है, ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली। जवाहरलाल नेहरू wanted to go to the place of firing but was stopped by the police. Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how he later described the meeting. 6 जनवरी 1921 की बात है। पुलिस जो है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम उत्तर प्रदेश का नाम आज के समय में देते हैं, वहां पे एक रायबरेली नाम की जगह है जहां पुलिस ने किसानों के ऊपर क्या है फायरिंग कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू उस जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि उन्हें रोक दिया गया पुलिस के द्वारा, और गुस्से में आए हुए नेहरू जी ने कहा कि उनके आसपास किसानों के साथ उनने मिलकर क्या कहा, दे बिहेव्ड as brave men, calm and unruffled in the face of danger. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. देखो, वो उन किसानों को जिनके ऊपर फायरिंग हुई, जिनके साथ गलत हुआ, उनके लिए कहते हैं कि वो काफी बहादुर थे। मुझे उन्हें वो कहते हैं कि वो उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने डेंजर को कैसे फेस किया, लेकिन वो नेहरू जी कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि उनकी फीलिंग्स थी क्या। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप। तो एक पल के लिए मेरा भी जो है खून जो है उबल गया, यही मुझे गुस्सा आ गया। नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। उस समय मुझे नॉन वायलेंस भूल गई थी, यानी कि अहिंसा मेरे दिमाग से निकल गई थी। बट फॉर अ मोमेंट ओनली। लेकिन ये कब हुआ? उस ही पल के लिए हुआ सिर्फ। The thought of the great leader who, by God's goodness, has been sent to lead us to victory, came to me, and I saw the Kisan seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was. तो वो कहते हैं कि उसी जब मुझे गुस्सा आया, मुझे ध्यान में अपने जो महान नेता हैं यानी गांधी जी, जिन्हें भगवान की दया से हमारे लिए हमें जिताने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरे आसपास काफी सारे किसान हैं, वो कोई जोश में नहीं थे, बल्कि बहुत ही शांत होकर थे, मुझसे ज्यादा शांत थे वो उस समय। एंड द मूवमेंट ऑफ वीकनेस पास्ट। और जो एक मैं कमजोर हो गया था, वो पल खत्म हो गया, वो चला गया। आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑन नॉन वायलेंस। तो मैंने बहुत ही विनम्र स्वभाव से नॉन वायलेंस के ऊपर बात करी उनसे। आई नीडेड द लेसन मोर देन दे एंड दे हेडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स्ड। मुझे सीखने की ज्यादा जरूरत थी, किसके कंपैरिजन में? किसानों के कंपैरिजन में। उन लोगों ने मुझे लीड किया, उन लोगों ने मुझे संभाला, और फिर बहुत ही आराम से वहां से वो चले गए। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of the Swaraj in yet another way. जो ट्राइबल लोग थे ना, उन्होंने गांधी जी के मैसेज को एक अलग तरीके से देखा और उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट भी करा। इन द Gudem hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. गुदम हिल जो आंध्र प्रदेश की थी, वहां पे क्या है, गुरीला जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मिलिटेंट गुरीला वॉरफेयर क्या होता है कि छुप करके अटैक करने की नीति को गुरीला वॉरफेयर कहते हैं। तो ऐसे में ये तो कांग्रेस की नीति नहीं थी, वो तो नॉन वायलेंस पे चल रहे थे ना। हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, preventing people from entering the forests to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. अगर आप लोगों को याद हो तो 9th में हमने पढ़ा था फॉरेस्ट लॉज वगैरह इंप्लीमेंट किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पे जंगल में लोगों को जाने का परमिशन नहीं था, पशु चराने का परमिशन नहीं था, लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, कुछ भी वो जंगल में नहीं कर सकते थे, इवन कि अपने जानवरों को चराने तक ले नहीं जा सकते थे वो।
इस वजह से जो लोग थे वो काफी गुस्साए हुए थे। अब वो क्या करते, उनका जीवन जंगल के उस ही एरिया के साथ जुड़ा होता था और वो काम अपना वहीं से ही करते थे, अपने जीवन को उसी के ऊपर निर्भर रखते थे वो। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उनने सिर्फ यही नहीं सोचा कि उन्हें उनका जो है जीवन इफेक्ट हुआ, असर हुआ, बल्कि जो उनका पारंपरिक तरीका जीने का था उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग गया था। उनको ऐसा महसूस होता था ब्रिटिशर्स की कानून लागू करने के बाद, व्हेन द गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। जब गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती बेगार करने के लिए रोड बनाने के समय मजबूर किया, द हिल पीपल रिवोल्टेड। तो उस समय जो हिली लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। बेगार यानी कि बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। जो आदमी उन्हें लीड यानी कमांड करने आया था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, काफी दिलचस्प थे। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological prediction and heal people. एक अलूरी सीताराम राजू नाम के एक इंसान थे, वो कहते थे, वो क्लेम करते थे, वो बोलते थे कि मेरे पास कुछ खास ताकत है जिससे वो बता सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, और हील भी कर सकते हैं, यानी उनको कोई परेशानी है तो वो ठीक भी कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। और अगर उसे गोली भी कोई मार दे तो उसे गोली नहीं लगेगी। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो राजू की जो सीताराम राजू हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये भगवान का अवतार हैं। राजू टॉक्ड of the greatness of the Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement. राजू किसके बारे में बात करते थे? महात्मा गांधी की महानता के बारे में ही बात करते थे, और उन्हें कहा कि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी ज्यादा प्रेरित हुए हैं। And persuaded people to wear खादी and give up drinking, और लोगों को मनाया कि वो लोग खादी के कपड़े पहने और जो है शराब पीना बंद कर दें। But at the same time, he asserted that India would be liberal only by the use of force, not non-violence. लेकिन गांधी को हालांकि वो मानते थे, उनकी सम्मान भी करते थे, उनकी बातें भी लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि लोगों को फोर्स के साथ ये बात ब्रिटिशर्स को मनानी पड़ेगी, उनके ऊपर, यानी कि उनके ऊपर अटैक करना है, उनसे लड़ाई भी करना पड़ेगा। नॉन वायलेंस नहीं वो मान रहे थे। द गुदम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन। अब वहां के जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वॉरफेयर से अपने जो है स्वराज को पाने की कोशिश करी थी। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। राजू को पकड़ लिया गया और बाद में 1924 में क्या कर दिया गया? मार दिया गया, राजू को फांसी चढ़ा दिया, और उसके बाद जो है वो वहां के जो फोक यानी कि लोकगीतों के हीरो बन गए। कौन? राजू। स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस यानी कि कमर्शियल जो खेती होती थी, वहां पे स्वराज का क्या? वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। अब जो वर्कर लोग थे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी गांधी जी के बारे में, और अपना ही एक नोशन था, अपना ही एक विचार था स्वराज को लेकर के। देखो, हमने अभी तो देखा ट्राइबल लोग कैसे वायलेंट हो रहे थे, उसी तरह से ये लोग भी अपने हिसाब से सोच रहे थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. देखिए, हमने क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो लोग थे प्लांटेशन में, जबरदस्ती उनको मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह से लाया जाता था, नहीं उड़ीसा से, बहुत सारे ऐसे एरिया से लाया गया उन्हें, और वहां पे रखा जाता था, उनको परिवार से अलग कर दिया जाता था, मिलने नहीं देते थे, और साथ में क्या नहीं होता था कि उनका जो मूवमेंट था ऐसे इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उनके ऊपर बंदिशें बहुत सारी लगा दी गई थी। तो उनके लिए आज़ादी तो वही थी ना कि उन्हें वहां से आने जाने में, अपने लोगों से मिलने दे दिया जाए, काम करने में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए, तो उनके लिए स्वराज तो वही था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन
Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. तो जो इमिग्रेशन एक्ट था ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में पास हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो टी गार्डन्स में काम करते थे वर्कर्स, उन्हें परमिशन नहीं थी अपनी जगह को छोड़ने की बिना किसी जो उनका हेड है उनकी परमिशन के बिना वो नहीं जा सकते थे कहीं पे, तो परमिशन मिलने से रही। When they heard of the non-cooperation movement, जैसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, thousands of the workers defied the authorities, left the plantations and headed home. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अथॉरिटीज को मानने से मना कर दिया, जो उनके हेड थे उनको मानने से मना कर दिया, और अपने जो खेत थे वो जहाँ काम करते थे वो छोड़ दिए और अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अब क्या था ना, अभी कभी भी हम कोई लोग सर्विस के लिए जाते हैं, अपना घर छोड़ के किसी भी जगह पे जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो समय समय पर छुट्टी लेकर के आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और फिर चले जाते हैं अपने काम पे। तो ऐसे में कोई परेशानी महसूस नहीं होती, घर वालों से दूरी का एहसास या जो अकेलेपन का या कोई अधूरेपन का एहसास नहीं होता। पर उस समय तो उन लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, माँ बाप से बच्चों को भी एक जगह पे नहीं रखा जाता था, उनको भी अलग अलग जगह पे रखा जाता था, तो उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब कर दी गई थी। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. उन लोगों को लगता था कि गांधी जी का राज आने वाला है और हर इंसान को अपने जो गांव है वहां पे जमीन मिलेगी, दे दी जाएगी। They however never reached their destinations, stranded on the way by a railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. तो वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, है ना, तो रास्ते में ही क्या होता है कि उन्हें पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, और बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें मारा गया, पीटा गया। चलिए, the visions of these movements were not defined by the Congress program. तो ये जो मूवमेंट्स थे ना, जो ये चुटपुट मूवमेंट साइड पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही इंस्पिरेशन ले रहे थे, लेकिन इनका तरीका जो था, इनका जो विजन था, अपना विचार था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहीं भी वायलेंस की बात की ही नहीं थी। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, और उनके लिए स्वराज जो है वो अपने ही तरीके से था, क्योंकि किसान को अपना खेत मिल जाए उसके लिए स्वराज है, किसी घर से बाहर निकाले हुए इंसान को अपना घर मिल जाए उसके लिए स्वराज वही है, किसी वर्कर को काम मिल जाए उसके लिए स्वराज वही है। तो इसी तरह से सब लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। तो लोगों के विचार क्या था कि ये वो समय था जब उनकी सारी परेशानियां, सारे दुख जो थे वो खत्म होने वाले थे। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. हालांकि जब ट्राइबल लोग क्या कर रहे थे, गांधी जी का नाम लेते थे और वो स्लोगन बोलते थे स्वतंत्र भारत, तो वो इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से वो किसके साथ जुड़े थे, पूरे देश के एजिटेशन के साथ, यानी कि विरोध के साथ जुड़ गए थे। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग परेशानियों को ही लेकर के लोग समझ रहे थे कि उन्हीं से निजात पाना उनके लिए स्वराज होगा, लेकिन फिर भी जो वो गांधी जी को अपना लीडर मानते थे, तो वो एक उनको देश के साथ जोड़ देने का काम कर देता था। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो जब भी वो लोग अपने आप को गांधी जी के साथ जोड़ते थे या फिर कांग्रेस के मूवमेंट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, मिलाते थे, तो वो अपनी जो लिमिट्स थी, बाउंड्री की लिमिट्स थी, वो काफी बड़ी बना देते थे, क्योंकि कांग्रेस और जो गांधी जी का स्फेयर था वो काफी बड़ा था। जहां पे भी अगर उनके नाम से काम हो रहा था, मतलब देश के लिए ही काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं। ये चौरी चौरा इंसिडेंट की बात है, ये चौरी चौरा, ये वाला गोरखपुर में है ये। अब हम चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस के तरफ, है ना। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि असहयोग आंदोलन, जहां पे ब्रिटिशर्स को नहीं मानने के लिए लोगों ने कदम उठाए। इन February 1922
महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फरवरी 1922 की बात है, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लेने की ठान ली। He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। तो उन्हें लगा कि जो उनका मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, यानी कि वो काफी ज्यादा हिंसात्मक बनता जा रहा है। कि वो उनका मानना था कि लोगों को मूवमेंट में उतारने से पहले उन्हें ट्रेनिंग देना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि करना कैसे है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ tired of mass struggles and wanted to participate in elections in the provincial council that had been set up by the government in India Act of 1919। अब बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी ऐसे थे जो काफी ज्यादा थक चुके थे ये संघर्ष करते हुए, और वो चाहते थे कि काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें वो हिस्सा लें। वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद के इलेक्शन की बात हुई तब की बात कह रहे हैं। They felt that it was important to oppose British policies within the council। उनको लगा कि ये बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश पॉलिसीज को हम अपोज करें, उनके खिलाफ बोलें, लेकिन काउंसिल में जाकर के बोलें। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो काउंसिल में जाके वो क्या करें, बहस करें, किसके लिए, रिफॉर्म्स के लिए, बदलाव के लिए, और साथ में लोगों को ये बताएं कि काउंसिल्स जो हैं वो क्या हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं हैं, अंदर उनमें काम लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हो रहा। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू formed a Swaraj Party within the Congress to argue for the return to council politics। अब क्या होता है कि C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू कौन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं ये, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी बनाते हैं। जो ये बनाया क्यों इन्होंने, ये चाहते थे कि ये काउंसिल में एंट्री करें और काउंसिल में इलेक्शन लड़ने के बाद पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जो वहां पे जो गलत हो रहा है वहां बोलें। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो नौजवान लीडर नेता लोग थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के बेटे खुद और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये काफी ज्यादा रेडिकल थे और ये चाहते थे कि पूरी तरीके से एक एजिटेशन हो, खिलाफत हो, जिससे पूरी आज़ादी हमें मिल जाए। कोई भी छोटी मोटी काम नहीं करना है हमें, तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट्स एंड dissensions, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s। ऐसी स्थिति में दो जो डिबेट्स हुए, जो आपस में जो मतभेद हुए, इससे जो इंडियन पॉलिटिक्स जो है डिवाइड होती दिखी, यानी भारत की जो राजनीति थी वो हिस्सों में बट गई थी। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। कारण क्या था इसका, पहला ये था कि जो पूरे दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था उस समय, जो है आर्थिक जो गिरावट से विश्व जूझ रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अब जो खेती बाड़ी का जो काम होता था वहां के जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा डाउन हुए थे 1926 से लेकर, और 1930 आते आते तक ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कमाई होती थी वो खत्म हो चुकी थी। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड। अब एग्रीकल्चरल गुड्स का जो डिमांड था वो कम हो चुकी थी, क्योंकि डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि जो आर्थिक रूप से गिरावट आई थी पूरे संसार में, उस समय लोगों के पास तो खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो इससे एक्सपोर्ट कम हुआ था ना। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो किसानों के लिए ये मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी जो फसल है उसे बेचें और अपना जो कर चुका पाएं, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो 1930 में जो काफी उथल पुथल मची हुई थी गांव के एरियाज में। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। एक नई गवर्नमेंट बनती है। ये जो सारे हालात उत्पन्न हुए थे ना, इसी के अगेंस्ट एक नई गवर्नमेंट बनती है। कहाँ पे, और एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है सर जॉन के अंडर जो है सेट किया गया था। स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है, स्टैट्यूटरी किसी कानून के द्वारा किसी चीज को लाना, उसे स्टैट्यूटरी बोला जाता है। इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इस कमीशन को काम क्या दिया गया था
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जो फंक्शन हो रहा था, काम हो रहा था भारत में, उसमें कैसे काम चल रहा है और उसमें क्या बदलाव है उसको सजेस्ट किया जाए, इसके लिए इसे सेटअप किया गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। अब इसमें परेशानी क्या थी, जब ये कमीशन आता है भारत में तो इसमें परेशानी ये थी कि यहाँ अगर भारत के लिए आप कमीशन बना रहे हो, भारत के लोगों के लिए कोई चीज बना रहे हो, तो उसमें भारतीय है ही नहीं कोई। तो ये तो लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, तो यहाँ पे आके लोगों ने क्या नारे सुनाए इनको कि भाई वापस जाओ, गो बैक साइमन, तुम वापस चले जाओ। All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. तो जितनी भी पार्टीज भारत की थी, जिसमें कांग्रेस आ गई, मुस्लिम लीग आ गई, ये सब लोगों ने ये जो प्रदर्शन है इसमें हिस्सा लिया था। In an effort to win them over, the Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. तो लोगों को मनाने के लिए, रोकने के लिए लॉर्ड इरविन, यहाँ के जो वाइसरॉय उस समय के थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया अक्टूबर 1929 में कि भाई भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अपने देश में अपने हिसाब से काम करने का, कुछ आंतरिक स्वतंत्रता से काम मौका दिया जाएगा। और एक कोई उसकी डेट नहीं थी, पता नहीं था कि देंगे कब। फिर कहा गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर का होगा उसे डिस्कस किया जाएगा। ये सब उन्होंने बातें कही किसको, भारतीय लोगों को मनाने के लिए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। अब ये था कि जो ये बोल रहे थे साइमन कमीशन के लिए, और साथ में जो लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम क्या क्या आप लोगों को देंगे डोमिनियन स्टेटस, तो ये तो किसी को पसंद ही नहीं आया, कोई भी खुश नहीं हुआ, ना कांग्रेस के लीडर, ना ही जो यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम within the framework of the British Dominion gradually lost their influence. जो लोग थे लिबरल और साथ में मॉडरेट लोग हुआ करते थे, जो पिटीशन, प्ली और प्रेयर पे ही विश्वास करते थे, वो लोगों का अब प्रभाव खत्म हो चुका था, उनका कोई भी सुन नहीं रहा था। रेडिकल लोग जो थे, यानी कि जो गरम दल के लोग थे ज्यादातर, वो काफी इस समय प्रभावशाली थे। तो in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। तो किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? जवाहरलाल नेहरू की। लाहौर कांग्रेस जो सेशन हुआ था, वहां पे पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, यानी कि भारत को पूरी स्वतंत्रता चाहिए। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. ये घोषणा कर दी गई कि 26 जनवरी 1930 जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता लेने के लिए संघर्ष करने की उस दिन कसम भी खाएंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन जो ये सेलिब्रेशन था, इसको काफी ज्यादा जो अटेंशन मिलता नहीं है। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ये बोलने से कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि एवरीडे लाइफ जो है इंसान की, जो हर दिन का जो मुद्दा है, ऐसा कोई चीज हो जो हर दिन लोगों को परेशान कर रही है ब्रिटिशर्स की वजह से, तो वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे गांधी जी, यानी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें लेकर रहनी होगी। अब देखते हैं हम द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। क्या कसम खाई लोगों ने? वी बिलीव दैट इट इज द inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life. लोगों ने प्लेज खाई कि हम ये मानते हैं कि जो हमारा हक है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारी मेहनत है वो उसका फल हमें मिलना सबसे अनिवार्य है, सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ।
क्योंकि भारतीय लोग हैं तो उन्हें यहाँ पे ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलना भी उनका हक है। वी बिलीव ऑल्सो दैट इफ एनी गवर्नमेंट deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. हमारा ये मानना है कि अगर कोई गवर्नमेंट हमें हमारे हक नहीं देती, हमें पूरा अधिकार है हम उसे एबॉलिश कर दें, खत्म कर दें।